ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। लाइव हो चुका है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था, संडे को आपका एग्जाम होगा। मैं कल उसका फॉर्मेट डाल दूंगा, पूरा 50 मार्क्स में कैसे डिवाइडेशन है एंड क्या कैसे आने वाला है। और आज हम शुरू करते हैं सीधे। बहुत टाइम बाद हमारी एक ऐसी क्लास है जिसमें हम कोई होमवर्क डिस्कस नहीं करके सीधे नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। दैट इज संधि। है ना। संधि क्या काम करती है बेसिकली। जो भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स आप देखते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो भी आपको भेजा था लास्ट क्लास को, जिन लोगों ने सुना उनको पता होगा। संधि का काम ये होता है कि अलग अलग शब्दों को अगर हमें जोड़ के लिखना हो, जैसे थोड़े बहुत शब्द हैं उनको हम जोड़ के लिखते हैं, तो संधि वो काम करती है जब वो जोड़ के उन शब्दों को लिखती है। आत्मख्याति वगैरह टीका जब हम लिखते हैं, तो उस टीका में ऑलमोस्ट हर जगह संधि का प्रयोग है। और आप अगर रीड करोगे, तो जिस व्यक्ति को संधि नहीं पता है वो रीड नहीं कर सकता संस्कृत। आप बोल सकते हो, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आप स्पीच भी दे सकते हो, लेकिन संधि जिसको नहीं पता है वो रीड नहीं कर सकते ग्रंथों को, क्योंकि सारा का सारा काम संधि किया है। उमा स्वामी आचार्य के जब परीक्षा हम पढ़ते हैं वितरा विज्ञान वगैरह में, तो आपको पता है क्या लिखा होता है सबसे पहली पंक्ति में उसमें। मैं हमेशा संधि पढ़ाते वक्त ये बात बोलता हूँ। पहली लाइन क्या लिखी है उस परिचय में, कि कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य ऐसे उमा स्वामी आचार्य। तो संधि का काम वही है कि वो समेट देता है, वो जोड़ देता है, तो उससे शब्द कम होते हैं। आप कहीं भी ट्रांसलेशन अगर देखोगे, अगर आप आत्मग्याथी भी उठाओ समय सार भी उठाओगे, तो अगर संस्कृत की टीका 4 लाइन की है, तो उसका हिंदी अर्थ 6 से 7 लाइन में आता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि संस्कृत में संधियों का यूज करके शब्दों को जोड़ देते हैं और कम शब्दों में उसका भाव आ जाता है। ऐसा काम संधि का होता है। एक और बात, जिस व्यक्ति को संस्कृत में संधि नहीं आती है, उसको संस्कृत का ज्ञाता नहीं माना जाता। संधि ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस जिस व्यक्ति को पता है। लेकिन दो लोग हैं उनको दोनों को संस्कृत आती है, लेकिन जिसको संधि आती होगी वो एक अपर लेवल पे उसको संस्कृत लेवल का ज्ञाता और एक उस चीज देखा जाता है। तो ऐसा टॉपिक आपका संधि है जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ते वक्त। लेकिन वही बात है कि इसमें याद करने का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, संधि टॉपिक उस इंसान को समझ में आ पाएगा ढंग से जिसने पहला टॉपिक जो हमारी क्लास का था। आपको पहला टॉपिक पता है हमारी क्लास का कौन सा था? वेरी फर्स्ट टॉपिक, वर्णमाला। है ना। आ ई ई हमने सीखा था। तो जिसको वर्णमाला वाला टॉपिक क्लियर है, क्योंकि सारा का सारा खेल वर्णों का है, तो जिसको लेटर्स का है। अब तक शब्द रूप धातु रूप में हम शब्दों के साथ खेल रहे थे, अब हम संधि में खेलेंगे वर्णों के साथ, लेटर्स के साथ। तो जिसको वर्णमाला क्लियर है वो इजिली संधि कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब तक मैं प्रिंट आउट वगैरह भेजता था, इसकी भी मैंने आपको भेज दिया है, लेकिन इसके मुझे आपके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। तो आप सभी के हाथों में पेन कॉपी होना चाहिए। हम नोट्स साथ में बनाएंगे संधि के। ऐसा आपको भेज दूंगा और आप छापो, कोई वो चीज नहीं करनी है। साथ में नोट्स बनाने हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट है कैसे बनाना है, तो वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। एंड आई होप अब तक आपने एक अलग से कॉपी बना ली होगी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, जिसमें सिर्फ संस्कृत के नोट्स होंगे। आई होप तो इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, चालू करते हैं आज का टॉपिक संधि। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ से। चलिए, आ गया है आप लोगों के सामने संधि। मैं जैसा जो बोलूंगा वो तो आपको लिखना ही है। उसके अलावा अगर आपको खुद को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसके नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत अमेजिंग टॉपिक है, पहले दिन से हमको रास्ते में अड़ रहा है संधि, कि भाई इधर इस शब्द में संधि हुई है, इधर संधि हुई है, ऐसी संधि हुई है। तो फाइनली हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो संधि का यूज कैसे क्या होता है। यहाँ पर मैं रीड करना चालू करता हूँ। संधि। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। वर्ण विकार मतलब होता है परिवर्तन। जो वर्ण में परिवर्तन होता है, जो वर्ण में चेंजेस होते हैं, उसका नाम होता है संधि। मतलब वो शब्द वर्ण होता है कोई और,
और उसमें संधि करने से, शब्दों को जोड़ लेने से वो कोई और वर्ण बन जाता है। यह वर्ण विधि है। वर्ण विधि है मतलब प्रोसेस है, एक प्रकार है जिसमें हम वर्णों की हेल्प लेते हैं। दो पदों या एक ही पद में, ये देखिए ये डेफिनेशन है संधि की। अभी आपको लिखना ये नहीं है, जो मैं बताऊंगा वो डेफिनेशन आपको लिखना है, थोड़ी कठिन हो सकती है, मैं आपको पहले पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर लिखाऊंगा। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार होता है उसे संधि कहते हैं। क्या बोल गए, इतना सारा कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। बेसिकली संधि मतलब होता है जोड़ना या तोड़ना। अब आप कितनी चीजों को जोड़ सकते हो, कोई एक चीज को तो जोड़ोगे नहीं, आपको कम से कम दो चीजें चाहिए आपस में जोड़ने के लिए। एडिशन करने के लिए दो चीज तो चाहिए कि नहीं चाहिए कम से कम। तो दो पदों या एक ही पद में, पद मतलब होता है शब्द, तो दो अलग अलग शब्दों को जोड़ दिया, या तो एक ही शब्द के अंदर जो लेटर्स हैं, क्योंकि लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर के सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। तो या तो दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को संधि के द्वारा जोड़ दिया जाता है, या फिर एक ही वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को आपस में जोड़ जाड़ के जो वर्ण विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। अब मैं परिभाषा लिखवा रहा हूँ, वो आप लिखिए, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीडली लिखना, जब धीरे धीरे नहीं लिखना वरना काम नहीं चलेगा। दो पदों में या एक ही पद में, दो पदों में या एक ही पद में दो वर्णों के सामीप्य, सामीप मतलब क्या होता है सामीप्य, उनका आपस में जो रिलेशन होता है, जो जुड़ाव होता है, दो वर्णों के परस्पर दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के सामीप्य को, सामीप्य में, सामीप्य में जो वर्ण विकार होता है, मतलब चेंजेस होते हैं, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे देखिए सब लोग। यथा विद्या प्लस आलय विद्यालय, ठीक है। अब शब्द क्या है, विद्यालय। अब ये विद्यालय शब्द कैसे बना, तो दो वर्ड्स को मिलाकर विद्यालय शब्द बना। इसमें पहला शब्द था विद्या और दूसरा शब्द था आलय। एक और आप परिभाषा एक स्टार बना के नोट लिख लीजिए कि संधि जिन भी दो पदों के बीच में की जाती है, संधि जिन भी दो पदों के बीच में की जाती है, उन दोनों पदों का अपना कोई ना कोई अर्थ होता ही है। संधि जिन भी दो पदों के बीच में की जाती है, उन दोनों पदों का अपना कोई ना कोई अर्थ होता ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका मन पड़ा और आपने किसी भी शब्द को तोड़ा और संधि कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके सामने विद्यालय शब्द लिखा हुआ है, तो विद्यालय शब्द आपने हम लिखा है ना, उसको जिन दो शब्द हमने तोड़ा, विद्या और आलय, उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई मतलब है। विद्या मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा, और आलय मतलब होता है स्थान। तो शिक्षा का जो स्थान होता है, जिस स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको विद्यालय कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप संधि करोगे तो जो दो शब्द आपके टूट के निकलेंगे ना, वो दोनों के दोनों शब्दों का अपना कोई ना कोई मीनिंग होगा, और फिर वो दोनों शब्द मिलकर के कोई थर्ड शब्द आपका बनाएंगे। ऐसी संधि काम करती है, ठीक है। अब बीच के लाइन इग्नोर कर दीजिए, सीधे यहाँ पर आइए। संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार की संधियां होती हैं। पहली संधि स्वर संधि, पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, एवं तीसरी विसर्ग संधि। अब आप नाम से अनुमान लगा सकते हो, स्वर संधि मतलब जो स्वरों के साथ खेलती है। स्वर आपको पता ही है क्या होता है, अ, आ ई ई उ ऊ। तो आपस में स्वरों के साथ जिसका गेम प्ले होता है। ये अच संधि छोड़ दीजिए, अच वगैरह इसे प्रत्याहार कहते हैं, वो अभी आपकी काम की चीज नहीं है, वो छोड़ दीजिए, आप ब्रैकेट में जो लिखा है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। ओनली याद रखिए स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि। अब व्यंजन मतलब पता ही है आपको, क ख ग घ च छ छ छ प फ फ। तो व्यंजनों के साथ जिसका यूज होता है वो व्यंजन संधि। और फिर एंड में आपका विसर्ग संधि। तो विसर्ग आपको पता ही है क्या होता है, विसर्गों के साथ जिस संधि का प्रयोग किया जाता है वो विसर्ग संधि होती है। ऐसे आपकी तीन प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। ठीक है, गॉट दैट। चलिए प्रारंभ करते हैं स्वर संधि से। अब आपको स्वरों के नाम याद होने चाहिए। किस किस को स्वरों के नाम याद नहीं है? शब्द रूप धातु रूप पढ़ने वाले विद्वान बैठे हैं सारे, उसमें से किसको स्वरों के नाम याद नहीं है? अ आ ई पूछ लूं क्या मैं किससे भी, कि पन्ने पलटने पड़ेंगे अभी भी? स्वर अगर नहीं पता है तो पलट रहे हैं, सच में पन्ने पलट रहे हैं। मैं कहाँ जाके मुंह छुपाऊं अपना, पता नहीं। स्वर नहीं पता है तो स्वर संधि काम नहीं आएगी। पर वो आप लोग कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पे, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा विश्वास कर लेता हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ये परिभाषा लिखिए सामने, उसे समझ लेते हैं, बस उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब बेसिकली दो स्वरों के आपस में जो खेल होता है, दो स्वर मिलकर के कोई तीसरा स्वर रूप जब परिणमित हो जाते हैं, संधि का काम ही होता है कि दो स्वर आपस में है और वो दोनों स्वर मिलकर के कुछ तीसरा स्वर बनाते हैं, या कुछ अलग उनका रिजल्ट आता है, तो उसको हम संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में इस प्रकार से खेल होता है। अब स्वर संधि में पहली संधि है दीर्घ संधि। अब आप लोग से चार्ट बनाओ, संधि हेडिंग डाला, संधि के बाद पहला स्वर संधि। अब पहले स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। अब इसको बोल्ड लेटर में लिखो, या तो इसको हाईलाइट कर दो, या तो इसको बॉक्स के अंदर लिखो, लेकिन आपको लिखना चाहिए दीर्घ संधि, ताकि कभी मैंने बोला कि यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है तो तुरंत आप देख सको कि दीर्घ संधि के रूल्स क्या होते हैं। इसलिए थोड़ा बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके आप लिखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ब्रैकेट में लिखा हुआ है अकह सवर्णे दीर्घे। अकह सवर्णे दीर्घे मतलब क्या होता है? अ से लेकर क तक, मतलब अ से लेकर क के पहले तक। तो क के पहले तक मतलब स्वर सारे आ गए, क्योंकि क से तो व्यंजन शुरू हो जाता है। तो सारे स्वरों को लेकर के सवर्णे दीर्घ, उन सभी स्वरों का जो दीर्घ होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। स्वर संधि का पहला भी दीर्घ संधि। समझाते हैं होता क्या है ये इग्नोर कीजिए, सीधे आप लोग यहाँ आ जाइए। लेकिन इतना समझाऊं मैं उसके पहले मुझे एक चीज आप लोग को करना है। आप लोग को टेबल जैसा एक फॉर्मेट बनाना है, और जो हर जगह आपको काम आएगा ऐसे आपको बनाना है। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली वो टेबल बनाना कैसे है। हर संधि में आपको ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, आपको टेबल दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले लिखना है पूर्व वर्ण। ठीक है, पूर्व वर्ण लिखेंगे, फिर प्लस करके लिखेंगे उसके आगे पर वर्ण। अब प्रॉपर स्केल वगैरह नहीं लेना आपको, नॉर्मल अभी इसको छापना मत, सिर्फ आपको हेडिंग लिखना है बस, आप पूरा छापने लगो नहीं तो। सिर्फ इतना लिखो जो ब्राउन में लिखा हुआ है, पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण और इक्वल टू आदेश हो। ये आपकी ऊपर की हेडिंग होगी। जो आपका कॉलम बनेगा ना, पहला पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल्स टू आदेश हो। अब सारी संधियों में आपको यही फॉर्मेट रखना है, समझ गए? पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल टू आदेश। अब इसमें क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ठीक है। चलिए अब, हाँ भभी कुछ कह रहे हो क्या? भैया जो आपने संडे वाली क्लास में समझाया था, तो भैया आपने पूर्व वर्ण और प्लस परवर्ण प्लस संयोग हाँ वो, करवाया। हाँ वो संयोग करवाया था, संयोग को आदेश कर लो। संयोग को आदेश कर लो उसको, है ना, वो आदेश ज्यादा सही है। आदेश पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल टू आदेश। अब देखिए क्या बना है पूर्व वर्ण पर वर्ण। तो बेसिकली पूर्व वर्ण मतलब होता है जो पहले है, पर वर्ण मतलब जो उसके बाद में है। और वो पहले वाला वर्ण पूर्व वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण पर वर्ण। तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण जब दोनों आमने सामने होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, उसे हम आदेश कहते हैं। ठीक है। अब आपने कॉलम बनाया पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इज इक्वल टू आदेश। अब उसमें सबसे पहले लिखो आप पूर्व वर्ण के नीचे अ या आ। फटफट लिखना है, पूर्व वर्ण के नीचे लिखेंगे अ या आ।
फिर पर वर्ण के नीचे लिखना है आ या अ। पूर्व वर्ण के नीचे लिखेंगे अ या आ, पर वर्ण के नीचे लिखेंगे आ या अ, और आदेश लिखेंगे आ। ये पहला कॉलम बन गया आपका। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाएंगे तो पूर्व वर्ण के नीचे लिखेंगे ई या ई, पर वर्ण के नीचे लिखेंगे ई या ई, और आदेश के आगे लिखेंगे ई। थोड़ा अच्छे से लिखना ताकि आपके अनुसार समझ सको। तीसरा कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे पूर्व वर्ण के नीचे ऊ या ऊ, फिर पर वर्ण में लिखेंगे ऊ या ऊ, और फिर आदेश में लिखेंगे ऊ। और फिर चौथा कॉलम बनाएंगे, उसी में उसमें लिखेंगे पूर्व वर्ण के नीचे री या री, ह्रस्व री और दीर्घ री, पर वर्ण में लिखेंगे री या री, और आदेश में लिखेंगे दीर्घ री। ये होती है आपकी दीर्घ संधि। अगर आप ध्यान दो तो सारे के सारे आदेश कैसे हैं? दीर्घ हैं, बड़े हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यदि शब्द में पूर्व वर्ण अ या आ है और पर वर्ण आ या अ है, तो उसका रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो दीर्घ आ में। यदि पूर्व वर्ण ई या ई है और पर वर्ण ई या ई है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दीर्घ ई में। अगर पूर्व वर्ण में ऊ या ऊ में से कुछ एक है और पर वर्ण में दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ में से कोई एक है, तो वो कन्वर्ट होगा आपका ऊ में। पूर्व वर्ण में री या री है और पर वर्ण में री या री है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके री में, दीर्घ री में। अब एक बात आप ध्यान रखो, पूर्व वर्ण में दीर्घ अ हो सकता है और पर्ण वर्ण में ह्रस्व अ हो, तो भी वो दीर्घ आ ही बनेगा। पूर्व वर्ण में ह्रस्व आ हो और दीर्घ अ, और पर वर्ण में भी ह्रस्व आ हो, तो भी वो दीर्घ आ बनेगा। पूर्व वर्ण में भी दीर्घ आ हो और पर वर्ण में ह्रस्व अ हो, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि भैया प्लस के पहले तो क्या है, ह्रस्व अ है, और प्लस के बाद भी ह्रस्व अ है, तो वो आदेश में ह्रस्व अ बनेगा, ऐसा नहीं है। प्लस के पहले चाहे छोटा आ हो बड़ा हो, चाहे प्लस के बाद छोटा आ बड़ा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सेम अप्लाइज टू ई, चाहे ऊ चाहे वी, कुछ भी हो, तो वो उस पर्टिकुलर स्वर का दीर्घ ही बनेगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि पूर्व वर्ण में अ है और पर वर्ण में ई है, तो वो कोई और संधि हो जाएगी। अभी हम सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि, तो उसमें यही कंडीशन है कि प्लस के पहले भी वही स्वर होगा और प्लस के बाद भी वही स्वर होगा। हाँ, ह्रस्व या दीर्घ में चेंज आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आदेश जो होगा वो दीर्घ ही बनेगा। एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, पुस्तक प्लस आलय। अब यहाँ पर पूर्व वर्ण में क्या है, क। क कैसे बना? व्यंजन सारे आधे होते हैं, हलंत के साथ होते हैं, और जुड़ने पर पूरे होते हैं। याद है कि नहीं, कि भूल गए? व्यंजन सारे हलंत के साथ ही होते हैं, उनको अ जोड़ने से पूरा करना पड़ता है। तो क के बाद क्या है? अ, है ना? तो यहाँ पर पूर्व वर्ण में अ है और पर वर्ण में आ है। पूर्व वर्ण में अ है, पर वर्ण में आ है, तो उसका आदेश क्या हो गया यहाँ पर? आलय का, दीर्घ आ आदेश कर दिया, तो पुस्तकालय बन गया। जैसे यहाँ पर देव प्लस आशीष, देव में पूर्व वर्ण में वो है, वो में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा हुआ है, तो पूर्व वर्ण में अ है और पर वर्ण में आ है, तो वो कन्वर्ट होके क्या बन गया? दीर्घ आ बन गया, देवाशीष बन गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखिए, जैसे ई का एग्जाम्पल, पूर्व वर्ण में ई है, ठीक है, रस्व ई, पर वर्ण में भी रस्व ई है, तो दोनों कन्वर्ट किस में हो गई? दीर्घ ई में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वहीं अगर पूर्व वर्ण में भी दीर्घ ई है और रस्व वर्ण में भी दीर्घ ई है, तो वो कन्वर्ट किस में हो गई? दीर्घ ई में कन्वर्ट हो गई। ये हमने ई का उदाहरण देखा। इसके बाद ऊ का उदाहरण देखिए। पूर्व वर्ण में रस्व ऊ है, दीर्घ वर्ण पर वर्ण में भी रस्व ऊ है, तो वो दीर्घ उसमें कन्वर्ट हो गई। आपको कन्वर्ट कहाँ करना है? ध्यान से सुनो, आपको कन्वर्ट पूर्व वर्ण में करना है। जैसे पूर्व वर्ण में यहाँ पर रस्व ऊ था, लेकिन जब वो कन्वर्ट हुआ तो उसमें क्या हो गया? दीर्घ ऊ हो गया। तो जो पर वर्ण पूर्व वर्ण आपका होगा ना, चेंज यहाँ पर होगा। जैसे भानु प्लस उदय, भानु में यहाँ पे क्या है? ऊ में रस्व ऊ है,
और यहाँ भी रस्व ऊ है, तो आगे जाके इस ऊ पे भानु के नीचे जो रस्व ऊ था उसका दीर्घ ऊ यहाँ पर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे पितरी प्लस ऋणम, तो पितरी ऋणम में क्या है, ये रस्व री है, इधर भी रस्व री है, तो वो यहाँ पर जो आपका त्रि यहाँ पर था रस्व ई, उसका यहाँ पर जाके दीर्घ री हो गया। दीर्घ री कैसे पता चलता है, जब नीचे दो रेफ होती हैं तो दीर्घ री हो गया। सवर्ण दीर्घ संधि समझ आई कि नहीं। दीर्घ संधि का एक और नाम सवर्ण दीर्घ संधि भी है। अब इतनी देर में आपको कोई भी दो तीन एग्जाम्पल लिख लेने थे, वहीं पे एग्जाम्पल डालो और लिखो फटाफट कोई भी दो एग्जाम्पल, दो से तीन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलूंगा नहीं मैं, ऑन स्पॉट फटफट लिख लेना है। समझ आया कि नहीं, दीर्घ संधि कैसे यूज होती है। डाउट है किसी को, नहीं है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संधि है वेरी इंपॉर्टेंट संधि, गुण संधि। अभी स्वर संधि के भेद ही चल रहे हैं, हाँ। स्वर संधि के भेद में पहला हो गया हमारा दीर्घ संधि, दूसरा सबसे इजी था, दीर्घ संधि में कुछ भी चैलेंज नहीं था, दोनों तरफ सेम वर्ण होते हैं और उसका दीर्घ हो जाता है बस। चलिए, गुण संधि। वापिस से बना लीजिए आपका वही टेबल, पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल टू आदेश। पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल टू आदेश। चलिए, पहले कॉलम में लिखिए, पूर्व वर्ण के नीचे लिखिए अ या आ, और पर वर्ण के नीचे लिखिए ई या ई। पूर्व वर्ण के नीचे अ या आ, पर वर्ण के नीचे ई या ई, आदेश में लिखिए ए। आदेश में लिखिए ए। पहला कॉलम तो ये बनेगा आपका गुण संधि में। दूसरा कॉलम देखिए, दूसरे कॉलम में लिखिए आप अ या आ पूर्व वर्ण में, पर वर्ण में लिखिए उ या उ, आदेश में लिखिए ओ। आदेश में लिखेंगे ओ। उसके बाद तीसरा कॉलम, पूर्व वर्ण में लिखिए अ या आ, पर वर्ण में लिखिए री या री, और आदेश में लिखिए अर। अर। समझते हैं अब इन तीनों चीजों को। सबसे पहला कंडीशन हमारी थी गुण संधि में कि पूर्व वर्ण में हमारा अ या आ है, पर वर्ण में ई या ई है। मतलब जैसे एग्जांपल है उप प्लस इंद्र, यहाँ पर प में अ है, ठीक है, और यहाँ पर ई है, तो अ और ई किस में कन्वर्ट होंगे, ए में। तो यहाँ पर मैंने बताया कन्वर्ट कहाँ पे करना है आपको, पूर्व वर्ण में। तो प के ऊपर क्या चढ़ा दिया हमने, ए की मात्रा, तो उपेंद्र बन गया, ई को हमने यहाँ से उड़ा दिया, ई का कोई काम था ही नहीं, तो ई को तो उड़ा दिया हमने यहाँ से आंसर में, और प के ऊपर हमने चढ़ा दिया ए, तो उपेंद्र बन गया। जी कश्मीरा जी बोलिए। सर, जैसे ये दीर्घ संधि था, उसमें सवर्ण के हिसाब से, मतलब वर्ण समान रहते हैं, वो हिसाब से हम्म। स्वर समान रहते हैं, वो हिसाब से हम्म। उसका नाम है। तो ये गुण हाँ, संधि, इसका नाम मतलब बस उसमें। आ रहा हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ आप, इसके बाद बस बता ही रहा हूँ। गुड क्वेश्चन, अभी आपका आंसर आएगा इसमें कि इसे गुण संधि क्यों कहते हैं। चलिए लगे आज बता ही देता हूँ। देखिए एक पॉइंट अभी निकला था बीच में, ये देखिए, अ एवं अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। मतलब संस्कृत भाषा में ये तीन वर्ण जो हैं अ ए और ओ, इन तीन वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। और चूंकि इस संधि में इन तीनों वर्णों का प्रयोग होता है, इसलिए इस संधि का नाम गुण संधि पड़ा है। ठीक है। चलिए, सेकेंड कंडीशन हमने जो लिखी थी उसमें अ आ प्लस उ और इक्वल टू ओ, शब्द है आपका भाग्य। तो भाग्य क्या है, यहाँ पे अ है और प्लस के बाद उ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अ है और बाद में उ है, तो वो किस में बन जाता है, ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पूर्व वर्ण में य में हम जोड़ देंगे ओ, और उ को उड़ा देंगे यहाँ से, उ का काम नहीं है, तो भाग्योदय बन जाएगा। अच्छा अब आप इसको रिवर्स भी देखो,
अभी तो क्या यहाँ पे आपको प्लस करके शब्द लिखे हुए हैं। मान लीजिए आपके सामने सीधे शब्द आया नरोत्तम, ठीक है, सीधे नरोत्तम शब्द आपके सामने आया। अब क्या आप नरोत्तम शब्द को देखकर पहचान सकते हो कौन सी संधि यहाँ पर है और उसको तोड़ पाओगे? तो आपको सीधे देखना है कि भाई यहाँ पर बीच में ओ लगा है, और ओ कब लगता है कहीं पर भी? जब उसमें पूर्व वर्ण में अ हो और पर वर्ण में उ हो। तो अब आपको तोड़ देना है इसको यहाँ से कि भाई नरोत्तम में ओ लगा है, मतलब ओ के पहले वाला शब्द होगा पूर्व वर्ण। तो ओ को उड़ा दो यहाँ से, नर। नर हो जाएगा क्या आपका? पूर्व वर्ण। और तमह तो कोई शब्द होता नहीं है, और ओ तब बनेगा जब इसके बाद में ऊ लगा हो। तो उत्तमा करना है, तो नर प्लस उत्तमा बन जाएगा नरोत्तमा। ऐसे आपको शब्द को तोड़ना भी आना चाहिए और शब्द को जोड़ना भी आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? तीसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी गुण संधि में? अ आ प्लस री री इज इक्वल टू अर। अब यहाँ थोड़ा समझना, एग्जाम्पल में लिखा है देवर्षि। अब आप एग्जाम्पल लिख रहे होगे साथ में, आई होप, है ना? एग्जाम्पल लिखो साथ में, इतने सारे एग्जाम्पल लिखे, दो तीन तो लिखो। देव, तो यहाँ पर है पूर्व वर्ण में अ और पर वर्ण में री दिया है। अब कन्वर्ट किस में होगा? अर में। तो अब अर मतलब आपको, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये देव में अर है ना, तो इसको अ को हर्षवर्धन में उड़ाना है, क्योंकि अ और री ही कन्वर्ट हो रहे हैं अर में। तो देवर्षि शब्द में जो देव में ऑलरेडी अ लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे, तो वो आधा हो जाएगा कि नहीं? वो हलन के साथ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आधा हो गया, उसमें अर का अ जुड़ जाएगा तो वो वापस पूरा हो जाएगा, है ना? तो वो कंडीशन वैसी की वैसी रही। पर अब इस र का क्या करें? ये र कहाँ जुड़ेगा? तो र हमेशा वर्ण के बाद में जुड़ता है। तो देव और शी में जो ये ऋषि है ना, ऋषि, ये ऋषि के बाद में र जुड़ेगा, तो देव और शी करके शब्द बना। तीसरा एग्जाम्पल देखो, वर्षा प्लस ऋतु। अब यहाँ वो कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी र का प्रयोग किया गया है, ऑलरेडी र है, तब थोड़ा दिमाग लगाओ। वर्षा तो, लेकिन यहाँ पर आ का यूज किया गया है कि नहीं किया गया? प्लस के पहले आ लिखा हुआ है तो वर्षा, प्लस के बाद में री लिखा हुआ है ऋतु, क्लियर कट, ऋतु। अब यहां से हमें आ को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अ को उड़ाएंगे तभी तो अर आएगा। तो हमने यहाँ से अ को उड़ा दिया और अ को जोड़ दिया, तो वो बन गया वर्ष। वर्षा का क्या बन गया? वर्ष। और हमें रेव जोड़ना है, तो रेव मैंने आपको बताया ही है, शब्द के अंत में जुड़ेगा। तो के ऊपर आप रेव जोड़ दोगे तो वर्ष टू बन जाएगा। यहाँ पर भूल गए हैं, वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ पे विसर्ग आएगा। वर्षा प्लस ऋतु इक्वल्स टू वर्ष टू। वर्ष टू, ऐसा आपका ये वाली पूरी संधि हुई। गुण संधि समझ आई कि नहीं आई? देखो, गुण संधि में एक बात तो क्लियर है कि पूर्व वर्ण तो अ या आ में से ही कुछ होगा, वो तो क्लियर है। बस पर वर्ण में आपको देखना है, या तो उ हो जाएगा, या ई हो जाएगा, या री हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। ई है तो ए करना, उ है तो ओ करना, री है तो अर कर देना, खत्म। आया? चलिए, एक संधि और करेंगे आज, फिर कुछ एक्सरसाइज आपसे करवाएंगे। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण और इक्वल टू आदेश। पूर्व वर्ण, पर वर्ण एंड आदेश। पहला कॉलम में लिखिए, पूर्व वर्ण के नीचे अ या आ, पर वर्ण के नीचे ए या आई, जो आपका बन जाएगा आई। अ या आ पूर्व वर्ण है, ए या आई पर वर्ण है, जो आपका दीर्घ ए बने, दीर्घ आई। ठीक है, पहला कंडीशन आपकी वृद्धि संधि की ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अ या आ पूर्व वर्ण में, पर वर्ण में ओ या औ, तो आपका बनेगा औ। अ या आ आपका पूर्व वर्ण में है, पर वर्ण में आपका ओ या औ है, और आदेश में आपका बनेगा औ। बस ये दो ही कंडीशन आपकी वृद्धि संधि में है। इसको वृद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि आ, ए एवं औ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। और क्योंकि इस संधि में इन तीनों वर्णों का प्रयोग होता है, आ एवं ए, आई,
और औ का, इसलिए इस संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। चलिए दोनों कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले बोला था अ या आ और ए आई मिलके आई बनेंगे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, भले ही यहाँ पर अ या आ है, लेकिन कन्वर्ट ये आई में होंगे। दीर्घ आ मत कर देना आदेश में। अगर अ या आ पूर्व वर्ण में है और पर वर्ण में ए या आई है, तो वो आपका आई ही बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मम प्लस एव, मम प्लस एव, तो पूर्व वर्ण में यहाँ पर अ है मम में, और पर वर्ण प्लीज में ए स्लो है। डाउन, प्लीज स्लो डाउन। जी 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 मैं फ्लो में आ गया। देखिए पूर्व वर्ण में यहाँ पर क्या है, अ है, इतना समझ आ रहा है, और पर वर्ण में यहाँ पर ए लिखा हुआ है। हमने कंडीशन देखी ली कि पूर्व वर्ण में अ होगा और पर वर्ण में ए होगा, तो आदेश में क्या बनेगा, आई। तो यहाँ पर पूर्व वर्ण में क्या जोड़ देंगे हम, आई को जोड़ देंगे और इस वाले ए को उड़ा देंगे। इसका हमें कुछ काम नहीं है। वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो पूर्व वर्ण है उसमें हमको आदेश करना है, और पर वर्ण का वो उड़ा देना है। पर वर्ण जिसकी जरूरत हमें नहीं है, तो जो यहाँ पर वर्ण में ए है इसको उड़ा देंगे, और जो पूर्व वर्ण का म है इसमें आई जोड़ देंगे, तो ममई वो बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे आप साथ में, लिख रहे हो ना। चलिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं, फिर आपसे करवाएंगे एग्जाम्पल्स, थोड़ा दिमाग आपका दौड़वाएंगे। जल प्लस औगह, पूर्व वर्ण में क्या लिखा हुआ है आपका, अ लिखा है, ठीक है। अब पर वर्ण में बोला ओ, पर वर्ण में बोला ओ, तो वो आपका क्या होगा, पूर्व वर्ण में आपको जोड़ लेना है यहाँ पर औ, और इसको आपको उड़ा देना है। तो जब आपने ल में जोड़ा औ और यहाँ बच जाएगा गह, तो जलऊ गह बन जाएगा। पूर्व वर्ण में है आ, विद्या, और पर वर्ण में औ, तो वो भी औ ही बनेगा। चाहे आपका दीर्घ ओ हो या रस्व ओ हो, दीर्घ अ हो या रस्व आ हो, वो बनेगा दीर्घ औ ही। तो विद्या प्लस औचित्यम है, तो विद्या है, अभी विद्या का आ उड़ जाएगा, इसमें औ जुड़ जाएगा विद्यो, और यहाँ का औ का तो हमें कुछ काम है ही नहीं, चित्यम बचेगा यहाँ। तो विद्या प्लस चित्यम आपका विद्यो चित्यम हो जाएगा। ये तीन संधि आपकी अभी हुई, समझ आया कि नहीं। ठीक है, पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, वहां से आप लोग देख सकते हो। अब थोड़ा सा आप लोगों का हम यहाँ से दिमाग दौड़ाएंगे, कुछ एक्सरसाइज आप लोगों से अभी ऑन द स्पॉट करवाते हैं, देखते हैं आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी, ज्योति बुआ जी आपको डाउट है कुछ। हाँ, ये फिर से बता दीजिए, गुण संधि में जो ऋर वाला था ना। अर वाला, अर वाला। हाँ, अर ठीक है, वाला। बता देता थैंक हूँ। यू। देखिए अर में बेसिकली क्या है, कहने के लिए र है, पर र मतलब क्या होता है, रेफ। तो शब्द के ऊपर रेफ चढ़ती है ना, उसके यहाँ पर बात की गई है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, ये रेफ हमेशा शब्द के एंड में ही चढ़ेगी। जैसे आप देवर्षि में देखिए एंड में र है, टू में एंड में रेफ है, और वर्ष टू में एंड में रेफ है। ठीक है, वो एंड में चढ़ेगी। अब जहां तक बात इस अ की है, तो कंडीशन हमारी क्या है, अ या आ होगा पूर्व वर्ण में, पर वर्ण में री या री होगा, तो वो अर बनेगा। अब जैसे शब्द है आपका देव, ठीक है, देव शब्द है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर सामने री भी है, कंडीशन मिल रही है हमारी। अब क्या करना होता है हमें सबसे पहले, कि पर वर्ण का जो आदेश है उसको उड़ा दो। पर वर्ण में री है, तो री को उड़ा देंगे हम, हमारे पास बचेगा देव प्लस शी। अब देव के वर्क में जो अ जुड़ा है उसको भी हटा देना है हमें, क्योंकि हमें अ भी नहीं चाहिए। तो अब हम देव के अ को हटा देंगे, तो वो आधा हो जाएगा कि नहीं, वो आधा हो जाएगा, वो हलंत वाला बचेगा। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ये अर है इसमें से अ उसमें जुड़ जाएगा वो में, तो वो वापस पूरा हो जाएगा। अ चला गया था, अर का अ वापस आ गया, देव पूरा हो गया, री को हमें उड़ा देना है, शी करना है, और जो र बचा वो आपका शब्द के एंड में जुड़ जाएगा, तो देवर्षि शब्द आपका बन गया। ठीक है, सिंपल थैंक यू। स्टार्ट। थैंक यू। कश्मीर जी कुछ पूछना है आपको। ओके नहीं, चलिए
अब थोड़ा सा मजेदार काम करवाते हैं जिसमें मुझे मजा आएगा, आपका पता नहीं मुझे। एक्चुअली ये जो अ, ऐप जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये वाला मुझे ऐप एक प्ले बात स्टोर से पूछनी गायब हो है गया है। अमोल जी, आप पूछिए मेरे को एक पूछिए बात। हाँ, ये आपने ना पूछिए। इसमें विसर्ग क्यों लगेंगे? किसमें? देवर देवर्षि में विसर्ग क्यों लगेंगे? वो तो ठीक है। नहीं वो नहीं वो शब्द, संस्कृत का शब्द वो ऐसा ही है, उसमें देवर्षि शब्द बनेगा तो उसमें विसर्ग लगता है, उसका संधि से लेना देना कुछ नहीं है। वो शब्द ही ऐसा है कि विसर्ग लगेगा, वो प्रथमा व्यक्ति एक वचन है ना, जी जी। प्रथमा एक वचन है, इसलिए देवर्षि ही ऐसा। अच्छा, तो शब्द तो हिंदी का है, मतलब देव और ऋषि, ये नहीं नहीं हिंदी नहीं, का शब्द है। हाँ वो देव ऋषि होता तो वो हिंदी का होता, और जी देवर्षि करने से वो संस्कृत का हो गया, जी। विसर्ग जो है वो ठीक है। संस्कृत का हो गया। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। पहला क्वेश्चन ही कठिन तो नहीं आ गया कहीं सामने? कौन करेगा इसका आंसर? चार ऑप्शन भी आपके सामने है, बहुत सिंपल है, बस हैंड रेज करना है। दीर्घ संधि है होत्री प्लस विकार। बोलिए कश्मीरा जी। अनम्यूट तो कीजिए। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि दोनों में री और रू रखा है तो दीर्घ वेरी वाला। गुड, शाबाश। प्लस के पहले भी री है, प्लस के बाद भी री है, दोनों मिलकर के दीर्घ री बनाएंगे। और चारों ही ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन में दीर्घ री है, होत्री कार। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने एग्जाम्पल में देख लिया था। अगला, अगला बताएंगे, नदी प्लस ईक्षणम। अब आप लोग हाथ में उठाओ, मैं पूछूंगा। मीना जी बताइए, नदी प्लस ईक्षणम। अ, दो ऑप्शन तो फालतू है इसमें, कुछ भी लिख दिया है। सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, ट्राई कीजिए। प्लस के पहले सेकंड भी ई है। हाँ सेकंड सेकेंड में ऑप्शन, वेरी गुड। हाउ डिड यू फाइंड दैट? because नदी एंड ये रसमई दीर्घ, होती है, और प्लस के पहले भी क्षणम। दीर्घ ही है, प्लस के बाद भी दीर्घ ही है, तो वो दीर्घ हो जाएंगे, नजीक क्षणम हो जाएगा। हाँ। चलिए, शाबाश। अनुप जी बताइए, मधुर मी फोर ऑप्शन नंबर। फोर। वेरी गुड। कोमल जी। शिष्टाचार, ऑप्शन नंबर 4। आशीष जी। हम्म, ये आएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे? ये पहले भी ह्रस्व ऊ है, परवर्ण ठीक पर है, शब्द है, और दूसरे वाले में भी ह्रस्व है, तो दीर्घ हो जाएगी। मरंतु आम। योगिता जी। योगिता जी। पितृण। ऑप्शन नंबर। थर्ड। शाबाश, वेरी गुड। रेणुका जी। यदि एक मिनट। दो मैं ऑप्शन तो छोटी हूँ फालतू है पर। इसमें, दो में से कुछ हो हाँ हाँ। सकता है। हाँ, ये तो फोर्थ फोर्थ ऑप्शन यतीन्द्र। क्यों? क्यों? रसवई है और प्लस में फिर बाद में भी रसवई है, तो दीर्घ ही हम्म, हो जाएगा, तो दीर्घ यतीन्द्र ही, बस फोर्थ इतना ऑप्शन। याद रखने की दीर्घ ही होगा। और हाँ, चारों दीर्घ ही हो ऑप्शन में से जाएगा। एक ही ऑप्शन में दीर्घ ही है, दीर्घ ही है, चौथे हाँ। ऑप्शन में, ठीक है, तीन रहा। आशा जी। हम्म, हम्म, आशा जी। हम्म,
बताइए, सिंपल है, इसमें क्या दूसरा सोचना है। गुरुपदेश दूसरा। दूसरा ऑप्शन। यस। वेरी गुड। बीनू जी। बीनू जी, अनम्यूट कीजिए। थर्ड ऑप्शन है हिमालय। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। लीजिए, आपका स्कोर बोर्ड आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड। चलिए, अब करेंगे हम गुण संधि। अभी तो मैं आपसे सिर्फ जोड़वा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में तोड़वाएंगे। हाँ प्रवीणा जी, महा प्लस ईशः, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस संधि में, इसलिए आराम से सोच के। महेशः। वेरी गुड। अच्छे बच्चे मेरे साथ समझ जाते हैं फटाफट। आज तो एक भी गलत आंसर नहीं दे रहे। समीर जी। फोर्थ ऑप्शन राजेती। वेरी गुड। अच्छा है आपने थर्ड ऑप्शन राजनीति नहीं करा, क्योंकि वो आई ओ हो जाता है उसमें से। वेरी गुड। नम्रता जी। महा प्लस इसमें तो क्लियर कट एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है। महारमी। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्यों? दीर्घ उ है। हाँ, वो किस में कन्वर्ट और होता है? हाँ और इसमें निकल जाएगा मह और उर्मी। महर्मी। तो फोर्थ ऑप्शन आप कह रहे हैं? नहीं, थर्ड ऑप्शन सर। सोच लो आप आराम से। थर्ड थर्ड। ऑप्शन सर। हाँ। वेरी ओ गुड। हो। हाँ। सही है। देखिए, अब जो गलत करेगा वो गलती की शुरुआत वो करेगा, अभी तक किसी ने गलत किया नहीं। भवी, बोलो। उप प्लस इंद्र। पेंद्र। सेकंड ऑप्शन। हाँ। वेरी गुड। हर्षिता जी। लास्ट वन, फोर्थ वन। ओके, वेरी गुड। सारिका जी। महोत्सव, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। प्रतिभा जी। गुणोपेतम। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। क्या बात है, आज सारे पानी नहीं आ गए क्या क्लास में? चलिए, बाकी कैमरे बंद है, मैं उनसे नहीं पूछूंगा, आई एम सॉरी। अनूप जी, सेकंड राउंड। अनूप जी। सुलभोपाय। सेकंड ऑप्शन ना? हाँ, सुलभो। नम्रता जी। नम्रता जी। सर। ब्रह्मा ऋषय। ब्रह्माशय। सेकंड ऑप्शन सर। ब्रह्म। हम्म, थर्ड ऑप्शन सर, ब्रह्माशय। थर्ड ऑप्शन। हाँ करेक्ट। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा पर प्लस रू है तो ब्रह्मा श के ऊपर रकार हो जाएगा। च के ऊपर रेस होगा, तो ब्रह्माश्रय। ऐसे ब्रह्मा, शय। क्योंकि वो ऑलरेडी हाँ। है ना, और वो हाँ। में जोड़ेगा तो आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ना। हाँ। और रकार श पर। इसका आंसर कौन सही देगा? मैं बताऊं? कौन? पहले इसको आप पूरा तोड़ो, पूर्ववर्ण क्या है, परवर्ण क्या है, हाँ बताइए आशीष जी। सेकंड ऑप्शन आएगा। सेकंड टाइम क्लिक कर चुके थे। हो गया वैसे। ब्रह्म। हाँ, उसमें पूर्ववर्ण क्या था? ब्रह्म प्लस
ऋषि है। अच्छा, अच्छा वो चला गया, शब्द चला गया इसलिए। ठीक है, बट सेकंड ऑप्शन सही है आपका। वो गुण संधि हो रही है ना, मुझे लगता है नम्रता जी शायद उसको दीर्घ संधि समझ ली शायद, या तो वृद्धि संधि के रूल में कंफ्यूज हो गई कहीं तो, है हाँ ना। सर, कोई वो बात नहीं, मुझे वृद्धि संधि। है ना। हाँ, वृद्धि संधि लगी आपको तो आप उस हिसाब से चली गई। हाँ, आदेश क्या होता है आशीष जी, जो आपने बोला उसको पूरा बोल दीजिए, पूर्ववर्ण परवर्ण और आदेश। आदेश होगा अर। अर्घ, ठीक है। चलिए, बीनू जी। सरल है, दो ऑप्शन तो किसी काम के है ही नहीं, दो ही काम के हैं। चलिए, ज्योति बुआ बोल रही है, बुआ जी बोलिए। हाँ सेकंड होगा ना, सप्तऋषि। आप पूछ रहे हो बता रहे हो? बता रही हूँ आंसर, बता सेकंड। रहे, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिजल्ट गिरा है, कोई बात नहीं, गुण संधि पर दिमाग भी लगना चाहिए था। एक और टेस्ट खेलेंगे वृद्धि संधि का। चलिए बीनू जी शुरुआत कीजिए। वृद्धि संधि भी सिंपल है, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना। देख देख के भले आप देखिए, रूल्स देखिए फिर आंसर कीजिए। बीनू जी। जहां पर आपको आउ दिख रहा है बस वो ऑप्शन सही है। अच्छा, वो कहीं गायब हो गए हैं, कोई बात नहीं। इसको पूछा जाए, एक सेकंड, को कोई नए मेंबर्स को पूछ लेते हैं। हाँ, मीना जी। थर्ड वाला ममोषधम। और ठीक है, ममोषधम। हो गया करेक्ट। अगला बताइए। राष्ट्र राष्ट्रीय राष्ट्रीयम। थर्ड। थर्ड, जी। पक्का? नहीं। पता नहीं। अरे नहीं बोल दिया। सोचिए, सोचिए। मैं बताऊं? नहीं नहीं, आप मत बताइए अभी। कोमल जी बताइए। सेकंड ऑप्शन रेस्ट्रेकियम। क्यों, क्यों क्यों? आई हो गया, ये हाँ पूर्व तो वर्ण आई ना। होगा ना। हाँ, हाँ ए नहीं होगा, आई, रास्ते कम में ए ए नहीं नहीं होता, हमें होगा। आई करना है, डबल मात्रा चाहिए। चलिए, योगिता जी। आप शब्द बढ़ रहे, घबराओ मत, आपको सिर्फ प्लस पूर्ववर्ण और परवर्ण देखना है, बस बात खत्म। प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद औ है, सिंपल। वृक्षस्यो। वृक्षस्यो, वृक्षस्योत्रम। फर्स्ट वाला। वृक्षस्योन्त्यम। फर्स्ट फर्स्ट वाला। वन, वृक्षस्योन्यंत्यम। ठीक है, वेरी गुड। रेणुका जी। थर्ड ऑप्शन। थर्ड, वेरी हाँ। गुड। कश्मीरा जी। हाँ। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, शाबाश। हाँ, ये मोक्षम, मोक्षम। अब उन्हें कैमरा खोलेगा क्या, उनको आंसर करना है। हाँ थर्ड बोलिए। नंबर का, थर्ड नंबर। शाबाश, एतस्य हो गया। और इसका औ, अ और औ। रुक, हाँ हो गया, गुड। हम्म। हाँ, प्रवीणा जी। अनम्यूट अनम्यूट, हाँ। सर आगे चला, शब्द देखते। एतस्यौचित। औचिति, एतस प्लस औचिति, बोलिए फर्स्ट कौन सा वन। ऑप्शन? फर्स्ट वन। लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलिए लॉक कर देते हैं। समीर जी। सेकंड।
सेकंड, जी। वेरी गुड। भवी, साहित्य प्रदेश प्लस ए सन्निहित सन्निहित्य पदे तिक पदे ऑप्शन नंबर सेकंड। शाबाश। हर्षिता जी, फर्स्ट वन। वेरी गुड। चलिए बैक टू पवेलियन, अगेन 100% स्कोर, वेरी गुड। अभी तो आपको मैंने सिर्फ क्या करे हैं, जुड़वाए हैं, मतलब तोड़े हुए शब्दों का आपने जोड़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम जुड़े हुए शब्दों को तोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मजा आया थोड़ा सा ये ऐसे एक्सरसाइज करके, लेकिन अब आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द में कौन सी संधि हुई है। तो मैं आपको तीनों संधि के मिक्स्ड क्वेश्चन भेज रहा हूँ, और क्लासरूम पे होमवर्क नहीं होंगे हमारा, आप डिस्कस करा करेंगे, हमें संधि के ओनली संधि वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी मुझे लीड लगा तो हम ओनली क्लासरूम में भी करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो फिर आगे पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए तो आप लोग क्लासरूम पे अपलोड तो कर देना, मैं डाल दूंगा आपको उसमें। शब्दों को तोड़ना भी है, जोड़ना भी है, जैसा भी मैंने आपको उसमें मुझे ये बताना है कि वो शब्द जो आपने कौन सा संधि का रूल अप्लाई किया आपने, वहां पर दीर्घ संधि हुई, वृद्धि संधि हुई, या गुण संधि हुई, ठीक है, ऐसा। ओके। और एक बार दो लिंक भेज रहा हूँ क्लासरूम की, एक में आपने नोट्स भेजे जो आपने आज के नोट्स बनाए हैं, जरा आपने सही बनाए कि नहीं मुझे वो देखना है। और सेकंड वाला होमवर्क मैं भेज रहा हूँ, वो आप लोग करिएगा, ठीक है। और जब आप पढ़ो संस्कृत तो आप उसमें शब्दों को तोड़ो कि भाई यहाँ पर शब्द है तो यहाँ पर ऐसा रूल लग के संधि हो सकती है, ऐसा, ठीक है। खुद गूगल पे जाओ, टाइप करो वृद्धि संधि एग्जाम्पल्स, ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस है ना। हाँ, किसी कुछ कहना है? सर ये ऐप कौन सी थी सर? ये क्या जो क्या आपने क्या? ये ऐप थी ना ये जो ऐप संधि ऐप है। एग्जाम्पल? मैं संधि ऐप आपको भेजने वाला था, लेकिन संधि ऐप एक्चुअली प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है आप, तो वो मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं कहीं से गूगल से उसको निकाल सकूँ तो उसकी लिंक भेज दूं, अदरवाइज आपको होमवर्क तो मैं ऐसे ही भेज दूंगा, ठीक है। तो वो चीज है। बाकी आप लोग पुराना पढ़ते रहो, शब्द रूप धातु रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 10 मार्क्स के आपको, मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको अशुद्धि संशोधन आएगा, मतलब गलत सेंटेंसेस लिखे हैं, उसको आपको संस्कृत के रूल लगा के सही करना है। कर्ता गलत है तो कर्ता सही करना है, क्रिया गलत है क्रिया सही करना है। दो सेंटेंस ट्रांसलेशन के आएंगे, जिसमें एक में आपको हिंदी संस्कृत करना है सही सही, और एक में आपको संस्कृत से हिंदी में करना है, ऐसा। और भी कुछ ऐसे ऐसी आपका पेपर बनेगा। तो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, और 10 मार्क्स का बताऊंगा नहीं आपको क्या आएगा, वो सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 50 मार्क्स का आपका स्मॉल सा पेपर है, मजेदार वाला मस्ती वाला पेपर है, उसमें कुछ प्रेशर वाली बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे की संधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको जय जैन, कीप लर्निंग। सर हाँ नोट्स, जी बोलिए। मेरे हाँ नोट्स मैंने अपने शब्दों में और गुजराती में बनाए, तो वो चलेगा मतलब? हाँ, ओके। मैं थोड़ी बहुत गुजराती समझ लूंगा, नो प्रॉब्लम, मुझे देखना है कि आपका प्रारूप सही जा रहा है कि नहीं, हाँ फॉर्मेट ठीक आप सही बना रहे हो कि नहीं, वो हाँ चीज है ना। ठीक है। ओके ठीक है, चलिए जय जैन सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जैन। जी नहीं। जय जय जिनेन्द्र।